हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार और हम बात करेंगे आज फार्मेसी प्रैक्टिस बी फॉर्म 7 सेमेस्टर। इसकी यूनिट फर्स्ट का हम ए पार्ट पढ़ चुके हैं। अब बी पार्ट की बात करेंगे हम, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका सिलेबस कवर करता है डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लोकेशन, लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो ये सब चीज़ें हम आज बात करने वाले हैं। 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट कोड BP 703 फार्मेसी प्रैक्टिस, इसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट यूनिट का हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। हम बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। हॉस्पिटल फार्मेसी की यदि डेफिनेशन की बात करें हम सिलेबस वाइज, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? हॉस्पिटल फार्मेसी में बी डिफाइंड एज द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल which deals with the procurement, storage, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging and distribution of the drug। जिस तरह की आपको डेफिनेशन में समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल फार्मेसी को यदि हम डिफाइन करें तो हॉस्पिटल का वह डिपार्टमेंट जो प्रोक्योरमेंट करता है, स्टोरेज करता है, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसका? ड्रग का। उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। It is also concerned with education and research in pharmaceutical service। ये क्या करता है? फार्मास्यूटिकल सर्विस में एजुकेशन और रिसर्च का काम भी करता है। A hospital pharmacy is controlled by a professionally competent and qualified pharmacist। यदि बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी की तो किसके द्वारा? एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। मॉडर्न डे हॉस्पिटल फार्मेसी आल्सो प्रोवाइड्स क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस ऑफ ड्रग मॉनिटरिंग एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के समय में यदि हम देखें तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या करती है? क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि जो थेरेपी चल रही है उस ड्रग की मॉनिटरिंग कौन करेगा? हॉस्पिटल फार्मेसी उसकी मॉनिटरिंग करेगी। और ड्रग इंफॉर्मेशन, नए नए ड्रग आ रहे हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो नए रिसर्च आ रहे हैं, इसका भी काम कौन करेगा? इंफॉर्मेशन का काम आपका हॉस्पिटल फार्मेसी करेगी। अब यदि फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें हम तो फार्मासिस्ट हु इज एन एक्सपर्ट टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग टू द हेल्थ प्रोफेशनल एंड आल्सो टू द पब्लिक, देयरफॉर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द फिजिशियन एंड द पेशेंट। अ फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन हॉस्पिटल फार्मेसी विच आर डिस्क्राइब बिलो। अब यहाँ पर बात करें यदि हम हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन की तो क्या होगा? हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? जो एक ग्रुप, एक एरिया है जहां पर प्रोक्योरमेंट और इन सब चीजों का काम होता है, लेकिन ये करता कौन है? एक फार्मासिस्ट। जब फार्मासिस्ट एक लिंक का काम करता है किसके बीच में? हेल्थ प्रोफेशनल और पब्लिक के बीच में लिंक का काम करता है, तो फार्मासिस्ट करता है जो काम फार्मासिस्ट करता है वहां पर, उसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के काम। जैसे कि प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेस ऑफ ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्सेट्रा। अब यदि हम बात करें तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? ग्रुप, एक सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट तो खरीदेगा नहीं, वहां पर जो फार्मासिस्ट रहेगा उसकी एक्टिविटी ही हॉस्पिटल फार्मेसी की एक्टिविटी काउंट की जाएगी। इसी तरह अब यदि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करेगा, ये यहीं पे हम बोलेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी क्या करती है? स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेस ऑफ ड्रग, जो ड्रग परचेस करना उसका स्पेसिफिकेशन, केमिकल्स का और बायोलॉजिकल्स का। इस तरह से, या आपको सर्जिकल सूचर्स वगैरह जो भी खरीदना है उसका करेगा स्पेसिफिकेशन कौन देगा? हॉस्पिटल फार्मेसी। प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग, प्रॉपर स्टोरिंग कौन करेगी? हॉस्पिटल फार्मेसी। कभी आपने किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को देखा है? कोई गेस्ट्रोलॉजिस्ट है, गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, या कोई पीडियाट्रिक है, वो कोई दवाई जमाते हुए नजर आया क्या? नहीं। तो आप देखेंगे तो स्टोरिंग कौन करेगा? हॉस्पिटल फार्मेसी स्टोर करेगा। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेडिकामेंट सच एज ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड, पेरेंट्रल प्रोडक्ट, टेबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एंड स्टॉक मिक्सचर। यहाँ पर बात आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करेगी हॉस्पिटल फार्मेसी? मेडिकामेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड जितने भी हैं आपके आईवी फ्लूइड्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, पेरेंट्रल प्रोडक्ट इंजेक्टेबल जो भी हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, टेबलेट की, कैप्सूल की, ऑइंटमेंट की, और स्टॉक मिक्सचर। स्टॉक मिक्सचर मतलब वो पहले से बना के रखा, फिर आपको जब ऑइंटमेंट या कैप्सूल या कुछ बनाना है आपने बनाया। डिस्पेंसिंग एंड स्टरलाइजिंग, पेरेंटल प्रिपरेशन विच आर मैन्युफैक्चर इन द हॉस्पिटल। जो पेरेंटल प्रिपरेशन आपने या हॉस्पिटल फार्मेसी ने मैन्युफैक्चरिंग की है हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में, उसका क्या करता है? डिस्पेंसिंग भी करती है हॉस्पिटल फार्मेसी और उसका स्टरलाइजेशन भी करती है। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल।
जो मेडिकल स्टॉप आपके डॉक्टर है उनने क्या करा, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो उसकी डिस्पेंसिंग कौन करेगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के फंक्शन हो सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ द ड्रग कंटेनर फ्रॉम विच मेडिकेशंस आर टू बी एडमिनिस्टर्ड, जो ड्रग कंटेनर है जिसमें मेडिकेशंस हैं उसको फिलिंग करेगा और लेबलिंग करेगा, लेबल करके देना पड़ेगा ना कौन सी टेबलेट है, क्या आपने फार्मास्यूटिक्स में लेबल बनाए होंगे तो वो लेबलिंग करेगा। मेडिकामेंट ऑफ स्टोर्स विच इंक्लूड्स परचेस ऑफ ड्रग, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस करेगा, परचेस करेगा। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, अभी हमने बात करी थी कि ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का ये काम करती है, तो क्या करेगा, एस्टेब्लिशमेंट करेगा, उसी का मेंटेनेंस करेगा। विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिकेशंस टू द फिजिशियन, नर्स और एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन हु डील्स इन द ड्रग। ये किसको फिर प्रोवाइड करेंगे, फिजिशियंस को और आपकी नर्सेज जो हैं वहां पर उनको, और या फिर कोई ऐसा मेडिकल स्टाफ जो ड्रग्स को डील करता है। पेशेंट काउंसलिंग सर्विस वाइल सप्लाइंग ड्रग स्पेशली फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पेशेंट काउंसलिंग जरूरी है, पेशेंट काउंसलिंग करना पड़ेगी, आप इसको इस समय लेना, सोते समय आप 2 घंटे का गैप रखना, खाने के बाद लेना, ये सब कौन करेगा, हॉस्पिटल फार्मेसी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। मेंटेनिंग कोऑपरेशन बिटवीन मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एंड पेशेंट, सबके बीच में कोऑपरेशन काम करता है भैया, क्यों, मेडिकल स्टाफ के भी, नर्सिंग स्टाफ के भी, पेशेंट। प्रोवाइडिंग कोऑपरेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम ऑफ द हॉस्पिटल, जो टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम होता है उसमें भी कोऑपरेशन करता है, उसमें भी ये टीचिंग करते हैं। कौन सा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग भी देता है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी करता है। फिर बात करेंगे हम डिस्कार्डिंग द एक्सपायर्ड ड्रग एंड कंटेनर्स विथ वॉन एंड मिसिंग लेबल, अब डिस्कार्ड भी करना पड़ेगा ना, जो एक्सपायर्ड ड्रग है उसको डिस्कार्ड करेगा जिसपे लेबल मिसिंग है, जैसे वॉन ड्रग कोई सी ऐसी है जिसमें आपको बच्चों से दूर रखना या एनआरएक्स है उस पर लेबल नहीं है तो उसको फिर डिस्कार्ड करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग ड्रग मॉनिटरिंग सर्विस बाय स्टडिंग वेरियस इफेक्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट स्पेशली इन इंडोर पेशेंट फ्रॉम पेशेंट चार्ट मेंटेन इन द वार्ड एक्सेट्रा, ड्रग मॉनिटरिंग सर्विस को प्रोवाइड करता है। कैसे, जब इन पेशेंट सर्विस में जब चार्ट बनता है, आप देखेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब आप कभी हॉस्पिटल में गए, कोई पेशेंट आपका एडमिट है तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करके चले जाता है, और नर्सिंग स्टेशन वाले क्या करते हैं, नर्सिंग जो बोलते हैं वो क्या करते हैं, उसको देते हैं, तो उसका एक चार्ट बनता है, उस चार्ट को उसको स्टडी करना है और उसके बाद क्या करना है, उसकी सर्विस जो है उसको प्रोवाइड करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट है उसको वार्ड में जो है उसको आप देखेंगे तो वो मेंटेन करेगा। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल का, एक फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं कि किस तरह से फ्लो चार्ट में हॉस्पिटल फार्मेसी, आपका हॉस्पिटल फार्मेसी है उसका फंक्शन होता है। पहला फंक्शन आप देखेंगे डिस्पेंसिंग ड्रग करेगा, दूसरा परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल हॉस्पिटल फार्मेसी करेगी, स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग में आपका लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल और सर्जिकल इरिगेशन फ्लूइड बनाएगी। उसी के साथ साथ आपका हॉस्पिटल फार्मेसी क्या करता है, टीचिंग का काम करता है, रिसर्च का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है और कंट्रोल का काम करता है। डिस्पेंसिंग किस किस को करेगी हॉस्पिटल फार्मेसी, आउट पेशेंट जो बाहर से आते हैं, इन पेशेंट, मेडिकल सर्जिकल सप्लाई करेगी, लेबोरेटरी सप्लाई करेगी, वार्ड और फ्लोर स्टॉक सप्लाई होगा जो वार्ड में जहां पर दवाइयाँ चाहिए। फिर अल्कोहल और नार्कोटिक्स, अल्कोहल जहां पर चाहिए वहां पर अल्कोहल, ये पीने वाला अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल स्वेब वाला अल्कोहल है। और नार्कोटिक्स, ये नार्कोटिक्स स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन एनआरएक्स के जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर जाएगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पे। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम और सर्जिकल इरिगेशन फ्लूइड। इस तरह से आप हॉस्पिटल फार्मेसी का यदि फ्लो चार्ट बना के आएंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, भाई हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाए हम हॉस्पिटल फार्मेसी, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट मेडिकेशन एट राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। इसका सबसे पहला जो है पेशेंट के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, सही दवाई सही डोज में और कम कीमत में मिले, ये ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फार्मेसी बनाने का। टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल सर्विस है उसको प्रोफेशनलाइज करने का काम
करती है। द एक्ट एज ए काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग एंड फॉर द पेशेंट। एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट स्टेबल करने की कोशिश है। काउंसलिंग डिपार्टमेंट है जो किस किस की काउंसलिंग करता है, मेडिकल स्टाफ की, नर्सेस की और पेशेंट की। मेडिकल स्टाफ की कैसी, भाई उनको इन्फॉर्मेशन देगा ना नर्सिंग को उनको, और पेशेंट की काउंसलिंग करेगा। टू एक्ट एज अ डाटा बैंक और ड्रग यूटिलाइजेशन, बिल्कुल डाटा बैंक की तरह काम करेगा। यहाँ से पेशेंट का भी डाटा मिलेगा, कौन कौन सी दवाई दी, कौन सी दवाई नहीं दी, और डाटा बैंक हो गया तो उस ड्रग का यूटिलाइजेशन कर लिया आपने, यहाँ पर दिया। अभी आपने बोला था ना इन पेशेंट का जो फ्लो चार्ट है, हमने बात करी थी कि प्रोवाइडिंग द मॉनिटरी सर्विस बाय द स्टडिंग वेरियस इफेक्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट, स्पेशली इंडोर पेशेंट। तो पेशेंट चार्ट, यहाँ पर पेशेंट चार्ट से स्टडी करके वो आपको डाटा देगा, तो डाटा बैंक हो गया। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोडक्ट, रिसर्च प्रोडक्ट में हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती है। टू प्लान, organize and implement pharmacy policy procedures in keeping with the establishment policies of the hospital। हॉस्पिटल की establishment policy जो है उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, implement करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी क्या होती है। तो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी की जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ, उस ऑब्जेक्टिव के तहत हम हॉस्पिटल फार्मेसी बनाते हैं। टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, ये तो सबको करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट, जो अलग अदर डिपार्टमेंट है उनसे कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का यदि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस, जो फार्मेसी सर्विस है उसका हेड वो एमफॉर्म होना चाहिए। उसके अंडर में कौन कौन लोग आएंगे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो बी फॉर्म रहेगा, एमफॉर्म भी हो सकता है लेकिन बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बी फॉर्म। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बी फॉर्म चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो कौन लगेगा, एम फॉर्म। मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट बी और डी फॉर्म दोनों लग सकता है। डी फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, बी फॉर्म होगा तो भी चलेगा। मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर पे काम करेगा। डिस्पेंसिंग केमिस्ट जो दवाइयों को डिस्पेंस करेगा वो केवल डी फॉर्म चलेगा, बी फॉर्म की कोई जरूरत नहीं, आता है तो कोई बात नहीं। इन पेशेंट और आउट पेशेंट को ये डिस्पेंस करेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो आपका एम फॉर्म चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड बी फॉर्म एम फॉर्म, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में एम फॉर्म बी फॉर्म। अदर मैन्युफैक्चरिंग में बी फॉर्म चलेगा और आईवी में जहां तक कोशिश हो सके एम फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, ये एक आपका फ्लो चार्ट हो गया किसका, हॉस्पिटल फार्मेसी का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यदि पूछा जाए तो आपको इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बना है। लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मेन। अब ये क्यों जरूरी है, ये आपको इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो वहां के लिए भी जरूरी है, यहाँ पे भी जरूरी है। अब आप सपोज करो कि 100 स्क्वायर फीट 10 बाय 10 का कोई रूम है वहां पर, या 10 बाय 10 के 2 रूम है, उसमें आप मटेरियल और मेन का मूवमेंट किस तरह से करोगे, उसका लोकेशन लेआउट चाहिए क्योंकि वहां पर आपको मेडिसिन भी रखना है, मैन्युफैक्चरिंग भी करना है। अब जहां पर मेडिसिन डिस्पेंस हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया से अलग होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेगी एक प्रॉपर तरीके में। तो बात कर लेते हैं, द फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस सो दैट द पेशेंट एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच इट। पहली बात, जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी है वो कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में। ऐसा नहीं है कि आप इन पेशेंट और आउट पेशेंट यहाँ पर देख रहे हैं, ओपीडी देख रहे हैं और फिर बोलेंगे कि अगले वाले डिपार्टमेंट में जाओ यहाँ से आधे किलोमीटर दूर और वहां पर जाके दवाई लो। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो जो आपकी प्रीमाइसेस है हॉस्पिटल की प्रीमाइसेस, वहां पर ही आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी होना चाहिए। इन मल्टी स्टोरीड building of a hospital, the pharmacy should be preferably located on the ground floor, especially the dispensing unit। यदि आपका मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, 5 या 10 माले का बिल्डिंग है, बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बड़ा नर्सिंग होम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली आपका जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। क्योंकि क्यों, पीडियाट्रिक पेशेंट को कोई लेके आया या जीरियाट्रिक पेशेंट कोई है तो वो ऊपर कौन जाएगा, नीचे से ही दवाई ली, नीचे ही आउट पेशेंट रहा, निकल गए। आउट पेशेंट फार्मेसी शुड गिव अ प्लीजेंट अपीयरेंस एंड मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर सिटिंग ऑफ द पेशेंट हु हैव टू वेट फॉर मेडिसिन।
जो आउट पेशेंट फार्मेसी आपकी, जो ओपीडी वाले पेशेंट है वो आके जो दिखा के जाते हैं डॉक्टर्स को, वो फार्मेसी आपके बिल्कुल प्लीजेंट अपीयरेंस देना चाहिए और आप वहां पर स्पेस इतना होना चाहिए कि जो पेशेंट है आपका वो वेट कर सके, जब मेडिसिन उसकी आ रही है तो अच्छा आराम से बैठ सके। ओपीडीज वेटिंग रूम शुड गिव अ प्रोफेशनल लुक। ओपीडी का एक वेटिंग रूम जो है वो एक बढ़िया प्रोफेशनल लुक देना चाहिए। इट शुड हैव एजुकेशन पोस्चर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन एंड द लाइट टेक्सचर फॉर रीडिंग। अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे अब ओपीडी है, डॉक्टर के यहाँ भीड़ है, अब वहां पर वेटिंग रूम आप एक बहुत बढ़िया अच्छा सा वेटिंग रूम बनाओ, उसको किसी तरह से एजुकेशनल पोस्टर वहां पर लगा दिए, हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड पोस्टर, लिटरेचर वहां पर रहे, टेक्सचर आपका लिटरेचर ऐसा रहे, रीडिंग का लिटरेचर रहे, बढ़िया पेशेंट जब समय है उसका वेटिंग रूम में बढ़िया पढ़ रहा है, तो इस तरह से आपको व्यवस्था करनी चाहिए। स्पेस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, बल्क पाउडर, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। द मैन्युफैक्चरिंग शुड बी एडजस्टेड टू द फार्मेसी। अब यदि हम स्पेस की बात करें मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक के लिए, तो वहां पर आपको स्पेस होना चाहिए। कैसे, जैसे आप सॉल्यूशन बना रहे हो, बल्क पाउडर कहाँ रखोगे, ऑइंटमेंट कहाँ रखोगे, आईवी फ्लूइड कहाँ बनाओगे। रूम आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो लगभग फार्मेसी से पास में ही होना चाहिए, लगा हुआ ही होना चाहिए। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहे हो आप और फिर कितनी देर में लेके आओगे, तो वो जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको मैन्युफैक्चरिंग एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर ऑफ ए फार्मेसी शुड बी एडजस्टेड टू द फार्मेसी इटसेल्फ और शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फार्मेसी। अब जो आपका मेडिकल स्टोर है जहां से आप दवाइयां देंगे वो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उससे लगा हुआ होना चाहिए। एक तरफ मेडिकल स्टोर, एक तरफ आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो क्या रहेगा, ये एक इंटरकनेक्ट रहेंगे। इंटरकनेक्ट रहेंगे तो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो फार्मेसी में आया, फार्मेसी से जैसे ही डिमांड आई तो वो क्या होगा, तुरंत यदि आपके पास स्टॉक में नहीं है तो भी आप मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहां से लेकर इधर दे सकते हो। फार्मेसी रिसीव्स मटेरियल फ्रॉम टू सोर्स। अब फार्मेसी की बात करेंगे तो ये कहाँ से रिसीव करेगा मटेरियल, दो सोर्स से, पहला मेडिकल स्टोर से, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ द हॉस्पिटल। जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है वहां से हॉस्पिटल फार्मेसी के पास आएगा या मेडिकल स्टोर से आएगा। मेडिकल स्टोर एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इशू अगेंस्ट रिक्विजिशन फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग जो आपका स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, वो क्या करेगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करेगा, वो आपके रिक्विजिशन फॉर्म आप जो देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के उसके हिसाब से इशू करता है। फार्मेसी डिपार्टमेंट एक्सरसाइज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल। जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल भी उसको मेंटेन करना है। फार्मेसी इश्यूज मटेरियल टू इन पेशेंट और आउट पेशेंट। जो फार्मेसी है वो किसको मटेरियल इशू करता है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट को। द इन पेशेंट आर सर्व्ड बाय नर्सिंग स्टेशन हु रिसीव देयर मटेरियल फ्रॉम द फार्मेसी। अब जो इन पेशेंट है वो क्या होगा, नर्सिंग स्टेशन से सर्विस प्रोवाइड होती है उनको, और कहां से आप, तो यहां पर क्या होगा, वो मटेरियल आपका फार्मेसी से रिसीव कर लेगा। अब लेआउट हॉस्पिटल फार्मेसी की किस तरह से होना चाहिए। अब हॉस्पिटल फार्मेसी में जब आप बात कर रहे हैं तो एक एसेप्टिक एरिया होना चाहिए जिसमें आप का जो बैक्टीरिया फ्री रहे, वहां पर आप आपका मैन्युफैक्चरिंग की तैयारियां कर सकें। आप वेइंग जैसे कर सकते हैं उस एरिया में। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन आपका एक होना चाहिए। यह आपका एसेप्टिक एरिया, यहाँ पर चेंजिंग क्लॉथ ये सब चीजें हो गई है। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से ही लगा रॉ मटेरियल होना चाहिए। यहाँ से आपने रॉ मटेरियल लिया, मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग हुआ स्टोर में चले गया या स्टोर से लिया, रॉ मटेरियल लिया, स्टोर से कोई चीज की रिक्वायरमेंट है आपने यहाँ से लिया मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, ये एसेप्टिक एरिया, और यहीं से आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट में दे दिया। ये पैसेज है आपका, यहाँ से आप निकल सकते हैं। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो ब्लॉक यहाँ पर हो गया। ये डिस्पेंसिंग यूनिट हो गई, यहाँ से आप मेडिसिन डिस्पेंस कर देंगे, और ये ओपन स्पेस है। इस तरह से आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का एक लेआउट हो सकता है। अब फ्लो चार्ट फॉर मेन आउट पेशेंट यदि आपके पास आता है तो वो किस तरह से उसका मूवमेंट होगा, किस तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी में उसका मूवमेंट होना चाहिए। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट फार्मासिस्ट ने रिसीव कर लिया, फिलिंग करी प्रिस्क्रिप्शन की और डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट कर दिया। अब फिलिंग करेगा तो क्या क्या करेगा, सबसे पहले सिलेक्टिंग करेगा, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन आया, अच्छा ये दवाई देना है, उसने वो दवाई निकाली। अब यहाँ पर आप मेडिकल स्टोर पे मत जाइए, यहाँ पर आप जाइए आपका मैन्युफैक्चरिंग पे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे या मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, सबसे पहले उसने दवाई निकाली, अच्छा ये चाहिए, इसने दवाई निकाल ली अलग अलग ब्रांड की, लेबलिंग कर दिया सुबह शाम कैसे लेना है। यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो बता देगा कि कैसे लेना है। फिर उसका कैलकुलेशन कर लिया कितने की है, उसके बाद डिस्पेंस कर दिया पेशेंट को।
अब डिस्पेंस करने के बाद क्या होगा, पेमेंट। ये तो हो गया, यहाँ पर पेमेंट होगा, तो पेमेंट की बात होगी दो तरह से। प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड करा आपने, रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल और नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल। आपने यहाँ से पेशेंट को दिया, पैसा आ गया, उसमें क्या करा आपने, फ्री है, कैश है या चार्ज है, दोनों में से आपको रिसिप्ट चाहिए कि भैया मुझे चाहिए, आप बताओ। तो क्या होगा, स्टेटिस्टिक एंड रिपोर्ट, हम रिपोर्ट मांगेंगे। तो क्या फ्री है, कैश है, चार्ज है, ये आपको पता चल गया। रिसिप्ट आपने ले लिया, आपने दवाई दे दी, फिर आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन बचा वो या तो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल में रख लिया या नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन में रख लिया। नार्कोटिक की फाइल है तो उसमें लग जाएगा, या रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल है तो उसमें लगा के आप रख लेंगे। उसी तरह यदि हम बात करेंगे इन पेशेंट के लिए, इन पेशेंट के लिए क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा, डॉक्टर ने, यहां पर फार्मेसी, और प्रिस्क्रिप्शन कॉपीड बाय नर्स। ये तीन तरह की सिचुएशन बनती है। तो यहां पर क्या हो गया, फार्मेसी में आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, इन पेशेंट मेडिकल स्टोर ऑर्डर, आरएक्स रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, अब नर्सिंग ने लिखा, आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन मिला, फिलिंग ऑर्डर हो गया, डिस्पेंसिंग ऑर्डर हो गया, और चार्ज, जो भी चार्ज है नर्सिंग ने लिखा, यहां से चलेगा आपका फार्मेसी। भाई डॉक्टर बोल के चले जाता ना नर्सिंग स्टाफ को, आप कैसे करना है, डॉक्टर ने लिखा, इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन। अब डॉक्टर इन पेशेंट में कब लिखेगा, जब उसको डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज कार्ड बन गया, सब कुछ हो गया। डिस्चार्ज कार्ड बनने के बाद जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन आया फार्मासिस्ट के, फार्मासिस्ट ने लिया, फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद उसको फिलिंग करा, फिलिंग में वही सिलेक्शन, लेबलिंग, प्राइसिंग करा। अब डिस्पेंसिंग जब करेगा तो वो बोलेगा भैया रिसिप्ट फ्री है, कैश है, क्रेडिट है, किस तरह का, तो वो स्टैटिक्स और डाटा देख लेगा, उसके बाद वो चीज करेगा। अब क्रेडिट इशू यदि होगा तो क्रेडिट इशू होगा तो सिलेक्टिंग, लेबलिंग और प्राइसिंग करेगा, फिर रिटर्न टू क्रेडिट के लिए जाएगा, फार्मेसी के लिए जाएगा। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो वो डिस्पेंसिंग हो जाएगी। सेम सिचुएशन यदि आप बात करेंगे नर्सिंग का, इन पेशेंट को दिया तो फार्मासिस्ट के पास हुआ, फिलिंग ऑर्डर हुआ, वही सिलेक्शन, लेबलिंग और प्राइसिंग। फिलिंग ऑर्डर यहाँ से इस तरह से होगा, और डिस्पेंसिंग ऑर्डर हुआ, चार्ज, कोई इशू तो नहीं तो दे दिया। इस तरह से आपका इन पेशेंट के लिए हो जाएगा। फ्लो चार्ट फॉर मटेरियल। अब मटेरियल का फ्लो चार्ट कैसे होगा, सबसे पहले आप सेंट्रल स्टोर आपके पास रहेगा, वहां पर मटेरियल पहुंच जाएगा। अब वो मटेरियल फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाएगा। फार्मेसी डिपार्टमेंट से क्या होगा, पेरेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा या अदर डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया, टेबलेट कैप्सूल के लिए। स्टोर से फार्मेसी में आया आपका रॉ मटेरियल, वो पेरेंट्रल के लिए गया या फिर अदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के गया, दोनों तरफ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। तो कहाँ गया, क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग हो गई, फिर क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल से सीधा फिर फार्मेसी में गया। फार्मेसी से क्या होगा, यानी कि यहाँ पर डोजेस फॉर्म बन गया, यहाँ पर आपका इंजेक्शन बन गया, यहाँ पर आपका टेबलेट बन गया, उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया, वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में पास है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, फार्मेसी में। फार्मेसी उसको कहाँ दे देगी, मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर का कहाँ देगा भाई, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा या तो नर्सिंग स्टाफ से या डॉक्टर से इन पेशेंट के लिए, तो वो इन पेशेंट को दे देगा, और आउट पेशेंट में डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो आउट पेशेंट को दे देगा। इस तरह से ये आपका मटेरियल का फ्लो चार्ट होगा। पर्सनल एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। अब आप बात करेंगे फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की क्या क्या फैसिलिटीज होती है। देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द साइज ऑफ फ्लोर स्पेस डिवोटेड टू द फार्मेसी इन हॉस्पिटल ऑफ द सेम साइज एंड टाइप। आपके पास एक सेम साइज का हॉस्पिटल और टाइप है, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग फार्मेसी के लिए अलग अलग स्पेस दी जाती है। ये हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि उसका हॉस्पिटल कितना बड़ा है क्या नहीं। इन स्मॉल हॉस्पिटल्स विच वन फार्मासिस्ट ओनली वन रूम इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर द फार्मेसी। जहां पर यदि एक छोटा हॉस्पिटल है जहां पर केवल एक फार्मासिस्ट है तो वहां पर क्या एक रूम रिक्वायर्ड रहेगा फार्मेसी के लिए। Having a combination of dispensing, manufacturing, administrative and all other section of the complete pharmaceutical service, जो साथ में क्या करेगा, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रूम रहेगा, वो रहेगा। When the sterile product are to be prepared, there should be a separate room or area for such work। यदि वहां पर स्टेराइल प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए एक एरिया अलग चाहिए, जो हमने अभी एसेप्टिक एरिया की बात करी थी। इस तरह आपको वहां पर यदि देखेंगे कि यदि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है स्टेराइल प्रोडक्ट का, तो एक सेपरेट एरिया स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर चाहिए। एन एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर, हम बात करेंगे इसमें, हाँ तो हम बात कर रहे थे दिस व्हेन स्टेराइल प्रोडक्ट आर टू बी प्रिपेयर्ड देयर शुड बी अ सेपरेट रूम और एरिया फॉर सच वर्क। स्टेराइल प्रोडक्ट यदि आप बनाएंगे तो वहां पर आपको एक रूम
इस प्रोडक्ट के लिए, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग चाहिए। एन एरिया ऑफ दिस टाइप इज रिक्वायरमेंट फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द लायोफिलाइज्ड इंजेक्शन इनटू सिरिंज एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंट्रावेनस एडमिक्सचर ऑल द विच मस्ट बी स्टेराइल। यहाँ पर आप इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए सिरिंज में लेते हैं या फिर आप इंट्रावेनस एडमिक्सचर बनाते हैं, आईवी फ्लूइड बनाते हैं, वह एरिया बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए। हॉस्पिटल विथ 200 और मोर बेड्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फार्मेसी एक्टिविटी। जो हॉस्पिटल 200 बेड से ज्यादा या 200 बेड्स के आसपास के होते हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी को डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। देयर शुड बी सेपरेट एरिया फॉर इन पेशेंट सर्विस एंड यूनिट डोजिंग डिस्पेंसिंग। यहाँ पर आप इन पेशेंट के लिए और यूनिट डोजिंग डिस्पेंसिंग के लिए अलग एरिया सेपरेट कर सकते हैं। आउट पेशेंट सर्विस के लिए अलग, एन ऑफिसर फॉर द चीफ फार्मासिस्ट, एक ऑफिस आप चीफ फार्मासिस्ट के लिए अलग बना सकते हैं। कंपाउंडिंग एरिया, प्री पैकिंग, लेबलिंग रूम, स्टोर रूम, स्टेराइल प्रोडक्ट, आईवी एडमिक्सचर, ये सब आप अलग अलग कर सकते हैं यदि आपके पास 200 बेड का हॉस्पिटल है। A separate area for drug information service and space assigned on the various nursing unit for the unit dose drug administration and the clinical pharmacy service। अब हम यूनिट डोज सर्विस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक एक टेबलेट जब आप पेशेंट को देते हैं, यूनिट डोज में जब देते हैं, एक बार का जो सिरप देते हैं, वो सब चीजें हम बात करेंगे। तो वहां पर आप इस सेपरेट एरिया कर सकते हैं, नर्सिंग एरिया सेपरेट कर सकते हैं। ये सब आप 200 बेड से यदि अलग आपका हॉस्पिटल है तो ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? द फार्मेसी रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 250 स्क्वायर फीट फॉर द एनी साइज ऑफ हॉस्पिटल। किसी भी साइज का हॉस्पिटल हो, मिनिमम 250 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए ही चाहिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम द 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। यदि आप बात करते हैं कि जो 100 बेड तक का हॉस्पिटल है उसमें 10 स्क्वायर फीट पर बेड के हिसाब से, 6 स्क्वायर फीट पर बेड के हिसाब से 200 बेड के हॉस्पिटल में, और एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 5 स्क्वायर फीट पर बेड इन लार्ज हॉस्पिटल। जो 200 से ज्यादा हॉस्पिटल या 500 बेड से ज्यादा हॉस्पिटल है उनके लिए आप क्या करेंगे, 5 स्क्वायर फीट के हिसाब से फार्मेसी का आप देख सकते हैं। द फ्लोर ऑफ द फार्मेसी शुड बी स्मूथ, इजीली वॉशेबल एंड एसिड रेजिस्टेंट। अब यहाँ पर आप बात करेंगे फ्लोर स्पेस की, तो फ्लोर आपका जो फार्मेसी का होता है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए और एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए। यदि आप वहाँ पर कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फिर चेंजेस होना चाहिए, एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड, वॉल शुड बी स्मूथ, पेंटेड इन लाइट कलर। जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहां पर क्या होगा, ड्रेन होना चाहिए। भाई पानी ऐसा नहीं है भरा रहे, तो उसके लिए होना चाहिए जो वॉल हो वो स्मूथ होना चाहिए और पेंट जो होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए। द वुडन कैबिनेट आर इनेमल्ड और लेमिनेटेड। जो आपका वुडन कैबिनेट है वो क्या होगा, आपका लेमिनेटेड होना चाहिए। फ्लोरेसेंट लैंप आर प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द प्रिस्क्रिप्शन काउंटर। जो प्रिस्क्रिप्शन काउंटर होता है उसके बिल्कुल ऊपर फ्लोरेसेंट लैंप लगे होना चाहिए। गैस आउटलेट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द वर्क टेबल और काउंटर फॉर द बुनसन बर्नर। जो गैस आउटलेट है, बुनसन बर्नर, आप पे ऐसा नहीं है कि उसको कुछ गर्म करना है तो उठ के टेबल पे से जाएगा और दूसरी जगह गर्म करने जाएगा, इसलिए बुनसन बर्नर के लिए गैस के आउटलेट वहां पर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द बेड स्ट्रेंथ, हम यहाँ पर बात करने एरिया स्क्वायर फीट और बी को बात करेंगे नंबर ऑफ बेड। स्टोर रूम 100 बेड साइज आपके क्या 100 स्क्वायर फीट, बेड साइज आपका कितना होना चाहिए 450 बेड। फिर आपका 300 स्क्वायर फीट चाहिए स्टोर रूम का, कितना आपका जो बेड साइड है 1000 बेड का। यदि कोई हॉस्पिटल है तो आपको क्या चाहिए, 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 400 स्क्वायर फीट आपको रूम चाहिए, और 300 बेड है तो 1000 स्क्वायर फीट, और यदि 700 बेड है तो 2400 स्क्वायर फीट। इस तरह से आपको ये चाहिए। हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ। बेड की साइज यदि बात करते हैं हम कि क्या हो गया, आपके पास 100 बेड का हॉस्पिटल है तो स्टोर रूम 400 स्क्वायर फीट का चाहिए, 300 बेड का है तो 1000 स्क्वायर फीट का, और 700 बेड का हॉस्पिटल है तो 2400 स्क्वायर फीट का स्टोर रूम चाहिए। डिस्पेंसरी की यदि बात करें तो 100 बेड का हॉस्पिटल है तो डिस्पेंसरी 350 स्क्वायर फीट की चाहिए, 300 बेड का है तो 500 स्क्वायर फीट की आपकी डिस्पेंसरी चाहिए, और 700 बेड का है तो 800 स्क्वायर फीट की आपके डिस्पेंसरी चाहिए। वहीं पर यदि ऑफिस की बात करें 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 110 स्क्वायर फीट का ऑफिस चाहिए, 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 150 स्क्वायर फीट का, और 700 बेड का है तो 200 स्क्वायर फीट का आपको
क्या चाहिए, ऑफिस। अब चौथा बात कर ले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस टेबलेट और कैप्सूल। कैप्सूल और टेबलेट की यदि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग 700 बेड में होगी, तो 900 स्क्वायर फीट का टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया आपको चाहिए। और कैप्सूल के लिए 700 बेड का हॉस्पिटल है तो 200 स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग आपको चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग अंडर एसेप्टिक कंडीशन फॉर आई ड्रॉप, आई लोशन और अदर प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। आई ड्रॉप, आई लोशन यदि आप बना रहे हैं एक्सटर्नल यूज की तो 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 250 स्क्वायर फीट चाहिए, और 700 बेड का हॉस्पिटल है तो 500 स्क्वायर फीट चाहिए। वही पेरेंटल की बात करें, 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 600 स्क्वायर फीट, और 700 बेड का है तो 800 स्क्वायर फीट। इस तरह की आपको स्पेस चाहिए। आप इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए और किस तरह से चाहिए। द यूजुअल इक्विपमेंट आर प्रिस्क्रिप्शन केस, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन केस चाहिए। ड्रग स्टॉक कैबिनेट विद प्रॉपर सेल्स एंड ड्रावर्स, आपको जो ड्रग स्टोर का कैबिनेट है वो चाहिए, उसमें सेल्स आपकी होना चाहिए और ड्रावर होना चाहिए। सेक्शनल ड्रावर कैबिनेट विद द कप बोर्ड बेसिस, कप बोर्ड बेसिस पे होना चाहिए, सेक्शन उसमें होना चाहिए, और आप लॉक एंड की वाले होना चाहिए। वर्क टेबल एंड कस्टमर्स फॉर रूटीन डिस्पेंसिंग, अब आपको एक वर्क टेबल चाहिए जिसपे आप काम कर रहे हैं, और एक काउंटर चाहिए डिस्पेंसिंग के लिए, रूटीन डिस्पेंसिंग के लिए। सिंक विद ड्रेन बोर्ड, हैंड वॉश के लिए सिंक भी चाहिए और ड्रेन बोर्ड भी वहां पर होना चाहिए। कैबिनेट स्टोर मोर्टार एंड पेस्टल, एक मोर्टार और पेस्टल को स्टोर करने के लिए कैबिनेट चाहिए। कैबिनेट फॉर ग्लास यूटेंसिल्स, फ्लास्क, फनल्स एंड बीकर्स, अब आपको जो ग्लास यूटेंसिल्स है, फ्लास्क है, फनल है, बीकर है, इनको रखने के लिए एक अलग कैबिनेट चाहिए। यहाँ पर आप मोटर पेस्टल के साथ रख लेंगे, पेस्टल यदि लुढ़क के आ गया तो क्या होगा, ग्लास पे जो आपके फ्लास्क वगैरह फूटने की संभावना है ना। रेफ्रिजरेटर और सुटेबल कैपेसिटी, जो आपके पास है फ्रिज वो होना चाहिए एक सुटेबल कैपेसिटी का। नार्कोटिक सेफ विथ इंडिविजुअली लॉकर ड्रावर, जो नार्कोटिक्स ड्रग रहती है उनको अलग से रखना चाहिए, उसमें आपको लॉक एंड की वाला काम रखना है। ऑफिस डेस्क विद टेलीफोन कनेक्शन एंड द फाइल कैबिनेट, जो ऑफिस के डेस्क है वो चाहिए, किस पे, उस पे आपको क्या करोगे, टेलीफोन कनेक्शन भी चाहिए और फाइल केस भी चाहिए, फाइल डेस्क चाहिए, कैसे रखोगे। सेल्फ स्पेस फॉर फार्मेसी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए आपको स्पेस चाहिए, सेल्फ रखने के लिए जगह चाहिए। डिस्पेंसिंग विंडो फॉर नर्सेस एंड आउट पेशेंट, नर्सिंग के स्टाफ के लिए डिस्पेंसिंग विंडो अलग रहेगी, आउट पेशेंट के लिए अलग रहेगी। द पेरेंटल आर प्रिपेयर्ड इन द सेपरेट रूम इन द लार्ज हॉस्पिटल, तो वहां पर पेरेंटल जहां पर बनते हैं लार्ज हॉस्पिटल, वहां पर क्या क्या चीजें होना चाहिए, वाटर स्टील चाहिए आपको, वर्क बेंच चाहिए, कैबिनेट चाहिए, रेजिस्टेंट ग्लास स्टोर टैंक चाहिए, ये सब चीजें चाहिए ना। ब्यूरेट सिंटर्ड ग्लास, जो ग्लास फिल्टर है वो चाहिए। बॉटल रेक, एडजस्टेबल मेटल सेल्फ, फिर डबल सिंक विद ड्रेन बोर्ड, प्रेशर स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजर आपको ये भी चाहिए कि प्रेशर किस तरह का स्टेलाइज करना है, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिलिंग करेंगे। स्टेलाइजर चाहिए, ऑटोक्लेव चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकन इन हॉस्पिटल, इक्विपमेंट सच एज ऑइंटमेंट मिल्स, मिक्सिंग ऑइंटमेंट मिल, मिक्सिंग मशीन, कोलेप्सिबल ट्यूब, यदि आपको सिरप वगैरह बनानी है तो, फाइबर्स, पाउडर मिक्सचर, ग्रेनुलेटर, टेबलेट कंप्रेसिंग मशीन, फिल्टर प्रेस में बी कंसिडर फॉर इंस्टॉलेशन इन द हॉस्पिटल। अब आप किस तरह से कैप्सूल फिलिंग मलिंग, टेबलेट पंचिंग मशीन, ग्रेनुलेशन, डबल कोन टम्बलर मिक्सचर, डबल कोन मिक्सचर, ये सब चाहिए आपको, आप किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब यदि हम पर्सनल रिक्वायरमेंट की बात कर ले तो पर्सनल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, organized hospital pharmacy department has integrated setup consisting of dispensing section, manufacturing section, quality control section and the clinical pharmacy। आप कहाँ सेक्शन हो गया, जब आप फार्मेसी बना रहे हैं तो आपका डिस्पेंसिंग सेक्शन अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन अलग हो गया, क्वालिटी सेक्शन है, उस क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी आपका अलग कर दिया आपने। देयर आर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स रिगार्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर इन पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट एंड it is the nature of quantum of service to be provided that govern the personal requirement। अब आपको क्या है, बहुत सारा डिपार्टमेंट आपके पास हो गया है, इन पेशेंट को सर्विस आपको प्रोवाइड करना है फार्मेसी की, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कितने पेशेंट, कितने लोग वहां पर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड, वर्कलोड के बेसिस पे कितने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट चाहिए ये कैलकुलेट किया जाता है। लाइक द नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड एंड डिस्पेंस, कितने नंबर ऑफ रिसीव हो रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन और कितने डिस्पेंस करना है पर डे। नंबर ऑफ बेड अवेलेबल, जो बेड है, बेड्स की साइज है जो हॉस्पिटल है वो कितना है। फॉर अ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल मिनिमम 3 फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। अब अभी ये में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, गेट में भी पूछा जा सकता है कि क्या, तो स्मॉल हॉस्पिटल के लिए मिनिमम 3 फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। एज द नंबर ऑफ बेड इंक्रीज द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आल्सो इंक्रीज, यदि नंबर ऑफ बेड्स बढ़ेंगे तो फार्मासिस्ट का नंबर भी बढ़ेगा। द फार्मासिस्ट शुड
possess adequate pharmacy qualification and experience, जो फार्मासिस्ट रहेगा उसके पास एडुकेट फार्मेसी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए. द ओवरऑल चार्ज ऑफ द इन पेशेंट डिपार्टमेंट शुड रिमेन विद द चीफ फार्मासिस्ट. लेकिन जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वो किसके पास रहेगा? जो चीफ फार्मासिस्ट हमने बात करी थी एमफार्म है उसके पास ही चार्ज रहेगा. द फॉलोइंग इज द सजेस्टेड स्टाफ पैटर्न ऑफ फार्मासिस्ट. यदि बेड साइज की बात करेंगे अप टू 50 बेड है तो 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड है तो 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड है तो 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड है तो 10 फार्मासिस्ट और 500 बेड है तो 15 फार्मासिस्ट. ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है. If the pharmacy is also involved in the manufacturing of drug, an adequate number of pharmacy technician, assistant, peon, etc. may be required. यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है आपकी फार्मेसी यदि, तो आपको क्या क्या चाहिए? टेक्नीशियन भी चाहिए, टेस्टिंग कौन करेगा? असिस्टेंट्स भी चाहिए, प्यून्स भी चाहिए, ये सब लोग चाहिए. बोथ measurable and non-measurable workload should be taken into consideration for determining the personal requirement of pharmacy department. जब आप फार्मेसी डिपार्टमेंट में देखेंगे कि कितने पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, तो जो मेजरेबल लोड है और जो अनमेजरेबल लोड है, नॉन मेजरेबल है, उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसके रिकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या क्या हो सकती है? अब बात करते हैं. हाथी कमेटी हैज रिकमेंडेड दैट द आईवी फ्लूइड मैन्युफैक्चरिंग शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एमफार्म असिस्टेड बाय द बी फॉर्म एंड डी फॉर्म होल्डर्स. एक हाथी कमेटी हमारे यहाँ बनाई थी. हम बात करते हैं हाथी कमेटी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड कमेटी ऑफ 8 to 74 में 8 फरवरी को एक कंसिस्ट करी थी जिसमें 15 मेंबर थे, जिसके चेयरपर्सन की यदि हम बात करें तो मिस्टर जयसुखलाल हाथी जो थे वो उसके चेयरपर्सन थे. आफ्टर कंडक्टिंग वेरियस मीटिंग द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1975. इसने रिपोर्ट जो थी 1975 में सबमिट करी थी. तो इस कमेटी ने क्या प्रोविजन दिया था मैन्युफैक्चरिंग को लेके लिए हॉस्पिटल में? वहां पर यह दिया था कि एम फॉर्म जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन एम फॉर्म है वो सुपरवाइज करेगा और बी फॉर्म और डी फॉर्म उसके अंडर में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. अब रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की यदि बात कर लेते हैं हम, तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज एन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन हॉस्पिटल. हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल फार्मेसी एक हॉस्पिटल का. इट शुड हैव कंपिटेंट पर्सन वेल ट्रेंड इन द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी. एक बहुत ट्रेंड व्यक्ति ही फार्मेसी प्रोफेशनल में चाहिए. हॉस्पिटल मेनली डिपेंड्स अपॉन द सर्विस ऑफ डिप्लोमा होल्डर इन फार्मेसी. यदि डिप्लोमा फार्मेसी में डिप्लोमा होल्डर की सर्विस को लेता है. द हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी एमफार्म प्रेफरेबली इन फार्मास्यूटिक फार्माकोलॉजी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी. जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड होना चाहिए वो एमफार्म होना चाहिए और जनरली प्रीफर करते हैं जो फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी या हॉस्पिटल फार्मेसी में जिसने एमफार्म किया हो. ही एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर फॉर द फार्मेसी और नॉन फार्मेसी स्टाफ इन द हॉस्पिटल. ये कोऑर्डिनेटर का काम करता है जो आपके हॉस्पिटल में फार्मेसी और नॉन फार्मेसी स्टाफ जो है. ही रिपोर्ट्स द एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंटरेक्ट विद द अदर मेडिकल स्टाफ. ये जो रिपोर्ट करेगा ये हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको रिपोर्ट करेगा और दूसरे जो मेडिकल स्टाफ है उनसे भी इंटरेक्ट करेगा. फ्लो चार्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. यदि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रिक्वायरमेंट की हम फ्लो की बात करें तो एक डायरेक्टर होगा. डायरेक्टर के अंदर में आप कौन काम करेगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस और चीफ फार्मासिस्ट एमफार्म. ये डायरेक्टर हो गया आपका हॉस्पिटल का, उसके अंडर में चीफ फार्मासिस्ट रहेगा. इसको हम बोलते हैं एमफार्म या सुपरिटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस बोला जाता है. ये क्या करेगा? फार्मासिस्ट आप रहेगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बी फॉर्म. उसके बाद फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर पे डी फॉर्म. 2 फार्मासिस्ट बी या डी फॉर्म डिस्पेंसिंग के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे तो एमफार्म क्वालिटी एश्योरेंस में या क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी एनालिसिस में चाहिए. अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन या एबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट या वर्किंग ऑफ फार्मासिस्ट. टेक्निकल एबिलिटी. टेक्निकल एबिलिटी एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में क्या होना चाहिए? ही शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द बेसिक साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा. उसको बिल्कुल बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए किस किस चीज का? फार्माकोलॉजी का, टॉक्सिकोलॉजी का, किस किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग की क्या है. A hospital pharmacist must provide information regarding proper handling of drug. जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसको क्या है पता होना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके प्रॉपर हैंडलिंग क्या है ड्रग की. एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल टीम, ही मस्ट गेन कॉन्फिडेंस अमंग हिज मेडिकल कलीग थ्रू हिज टेक्निकल कॉम्पिटेंट. उसको क्या है वो एक क्या है फार्मासिस्ट क्या है मेडिकल टीम का एक हिस्सा है, तो उसके जो कलीग्स है और उनके बीच में क्या है एक कॉन्फिडेंस गेन करना
चाहिए बाय प्रोवाइडिंग कंपैरेटिव इवोल्यूशन ऑफ वेरियस डाटा ऑन ड्रग एक्शन, डोजेस, टॉक्सिसिटी एंड रिलेटिव कॉस्ट। वो क्या करेगा, इवोल्यूशन करेगा किसका, ड्रग एक्शन का, डोजेस फॉर्म का, टॉक्सिसिटी उसकी क्या है और उसकी कॉस्ट को इवोल्यूएट करेगा। एबिलिटी टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में एबिलिटी होना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन डेवलप कर सके। मैन्युफैक्चरिंग विद इन अ हॉस्पिटल रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर सप्लाई, क्वालिटी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इन सब चीजों पे आपको एक क्वालिटी देना पड़ेगी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैज टू ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन बाय डूइंग प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहिए। पता पड़े हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 10 रुपए का टेबलेट आ रहा है और बाजार में 4 रुपए में अवेलेबल है, तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करना है कि पेशेंट का भी नुकसान हो और आपका भी नुकसान हो। फिर although quality maintenance is essential because considerable quality of the drug are required for the treatment of patient। quality maintenance जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बना के दे दिया, तो दोनों चीजों को उसको ध्यान में रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी भी उसमें होना चाहिए। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल वेरियस फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब उसमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज कर सके, प्लान कर सके बहुत सारे फंक्शन हॉस्पिटल फार्मेसी में। ही शुड प्रिपेयर वर्क शेड्यूल फॉर हिज स्टाफ, उसके स्टाफ के लिए उसको वर्क शेड्यूल बनाना आना चाहिए। ही शुड फ्रेम वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू गेट द वर्क आउट डन। अब उसको पॉलिसीज और प्रोसीजर मालूम होना चाहिए ये काम किससे किस तरह से किस समय में करवाना है। ही शुड इंटरेक्ट विद हिज स्टाफ डेली, उसको अपने स्टाफ से डेली इंटरेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4 लोग आपके पास आ गए, सर मैडम मैंने ये करा लिया है। आपको ईच एंड एवरी पर्सन से आपको मिलना है, आपसे उससे डिस्कस करना है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मस्ट मेंटेन द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड प्रॉपर्ली, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड उसको बनाना आना चाहिए। चीफ फार्मासिस्ट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरव्यूइंग सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टाफ मेंबर फॉर वर्क इन फार्मेसी। जो आपका चीफ फार्मासिस्ट है वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि आप किस तरह से आप फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, उसकी टीम किस तरह से काम कर रही है, इंटरव्यू किस तरह से लेना है, किसको रखना है। एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मैनेजमेंट सबसे ज्यादा बात आपसे यहाँ पर करता है। चीफ फार्मासिस्ट हैज टू एक्सरसाइज हिज ड्यूटी टू ऑन इन्वेंट्री ऑफ द ड्रग विच आर लाइंग टू नर्सिंग स्टेशन। जो नर्सिंग स्टेशन पर ड्रग है, सप्लाई रूम एंड क्लिनिकल यूनिट्स। अब अलग अलग जगह आपने दवाई दे दी और दुकान में भी आपने बोली और मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। आपको क्या है, आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, आपको इतनी ही यूनिट देना है, चेक करना है, एक्स्ट्रा तो कहीं नहीं पड़ी है। इन्वेंट्री कंट्रोल का बहुत ज्यादा काम है। ही हैज कम्युनिकेट विद द सप्लाई ऑफ द ड्रग, ही मस्ट चेक द क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड अदर सप्लाई। क्वालिटी भी देखना है, सप्लाई भी देना है, कहीं पड़ी तो नहीं है। ये तरह से मैन्युफैक्चरिंग में आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मास्यूटिकल जनरल्स। अब वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फार्मास्यूटिकल जनरल्स कलेक्ट करेगा। ही मस्ट एडवाइज अबाउट न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो बताएगा कि भैया नया मेथड क्या है प्रिपरेशन का, है ना। प्रिजर्वेशन का नया मेथड क्या है, किस तरह से हम इसको ज्यादा समय तक रख सकते हैं। एंड टू इम्प्रूव द टेस्ट एंड इफिकेसी ऑफ द प्रिपरेशन, अब जो कोई सिरप है उसका टेस्ट और इफिकेसी किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ही मस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड सो दैट ही कैन प्रॉपरली इवैल्यूएट द रिसर्च। और उसको साइंटिफिक जो मेथड होती है उसको समझ में आना चाहिए, तभी तो वो इवैल्यूएट कर पाएगा रिसर्च डाटा को। इस तरह से आपका जो हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट है उसकी ये क्वालिटी होती है। एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम, द फार्मेसी स्टाफ कैन एक्ट टू ट्रेनर्स फॉर द नर्सिंग स्टाफ। अब आपको फार्मेसी स्टाफ को एक इस तरह से ट्रेनर का काम करना है नर्सिंग स्टाफ के लिए। ही मस्ट प्रिपेयर सुटेबल टीचिंग मटेरियल फॉर द नर्सिंग स्टाफ कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट लाइक स्टोरेज ऑफ ड्रग, डोजेस फॉर्म, कन्वर्जेशन एंड परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ द डोजेस। उसको क्या होना चाहिए, एक टीचिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा नर्सिंग के लिए, किस तरह से आप नर्सिंग स्टोर, हम आगे पढ़ेंगे नर्सिंग फार्मेसी क्या है, वहां पर मेडिकल स्टोर के आपके स्टाफ किस तरह से रहेंगे, तो उस मेडिसिन को वो किस तरह से स्टोर करें, उस डोजेस फॉर्म को किस तरह से कैलकुलेट करें, उसको किस तरह से कन्वर्ट करें, परसेंटेज कैलकुलेशन किस करें, डोजेस कैलकुलेशन किस तरह से करें। तो आपको इस तरह का एक फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग प्रोग्राम नर्सेस के लिए रखना है। चीफ फार्मासिस्ट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट। फार्मेसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए चीफ फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी आप देखेंगे आपका फार्मेसी प्रैक्टिस का ये जो सिलेबस है, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस करने जाना पड़ेगा, या तो किसी हॉस्पिटल में, किसी मेडिकल पे, या किसी इंडस्ट्री में आपको प्रैक्टिस हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिस करना है। ये एक आपका सब्जेक्ट इसीलिए बना है। तो ये प्रैक्टिस कौन प्रोवाइड कराएगा, ट्रेनिंग, चीफ फार्मासिस्ट। ही शुड सी दैट
द मस्ट लर्न एंड डेवलप सफिशिएंट प्रोफेशनल स्किल, वो देखेगा कि आपको सफिशिएंट प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए। चीफ फार्मासिस्ट शुड मेंटेन कांस्टेंट रिलेशन विद द एकेडमिक institution for which student come for practical training and submit a report at the end of training period। उसको एक बढ़िया सा लेक्चर बनाना चाहिए और जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग रिपोर्ट एंड में सबमिट करें, और ये जनरली आपके 7 सेमेस्टर में होगा, आपको इस बार करना पड़ेगा। तो ये हमारा हॉस्पिटल जो यूनिट फर्स्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस का, इसका बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने जो आपका सिलेबस था, डेफिनेशन फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लोकेशन लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।